सुबह सुबह सूरज का साथ हो, गुनगुनाते परिंदों की आवाज हो, हर नया दिन नए जीवन में सफलता, जीवन की हर सुबह खास हो। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। प्रतिदिन जैसे ही सूर्य उगता है, कई संभावनाएं अर्थात अनंत संभावनाओं के मार्ग रोशन करता है, हमें अपनी सफलता की ओर ले जाने का प्रयत्न करता है और हमारे भाग्य को बदलने का भी। इसलिए इस शक्ति को पहचानना चाहिए और अपने सफलता के मार्ग पर, अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर यह भी सत्य है कि हर कठिन समय के बाद एक खूबसूरत सुबह अवश्य होती है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, मजबूत बने रहिए और अपना ध्यान सकारात्मकता पर केंद्रित रखिए, क्योंकि समय की विशेषता यही है कि कैसा भी हो, समय बदलता अवश्य है। समय के ज्ञान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि सोमवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। हम अपने जीवन में कई बार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यदि आप अपनी तुलना किसी से कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपने मन को अशांत कर रहे हैं और अपनी जो विशेषताएं हैं, क्षमताएं हैं, उस पर कहीं ना कहीं शंका कर रहे हैं, अर्थात अपने व्यक्तित्व का अपमान कर रहे हैं। यदि आप अपने अंदर विश्वास रखते हैं, अपने प्रेरणा स्रोत बनते हैं दूसरों के लिए और साथ ही अपनी क्षमताओं को विस्तार करते हैं, तभी आप अपने जीवन में भी विस्तार और प्रगति कर सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि जीवन में हो रहे बदलावों को सकारात्मकता से देखिए, अपने जीवन और विचारों के प्रगति की ओर ले जाइए और सकारात्मकता को अपने जीवन में धारण कीजिए। आपको सीधे लिए चलते हैं, देखिए सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के 3 दिवसीय दौरे के बाद स्वदेश लौटे हैं। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 सम्मेलन में भाग लिया और इसके बाद अब वो स्वदेश लौट आए हैं। देखिए ये सीधी तस्वीरें। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे के बाद स्वदेश लौटे हैं। 3 दिवसीय दौरा था और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे और अब उनकी ये यात्रा पूर्ण हुई है, ये दौरा पूर्ण हुआ है और अब वो स्वदेश लौट आए हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौटे हैं G20 सम्मेलन में भाग लेने के बाद। अब वो जो है स्वदेश लौट आए हैं और G20 सम्मेलन में बहुत सफलतापूर्वक भाग लिया है। इस आयोजन के लिए दक्षिण अफ्रीका के लोग राष्ट्रपति रामफोसा और दक्षिण अफ्रीकी सरकार का आभार भी उन्होंने जताया। प्रधानमंत्री ने G20 सम्मेलन में भाग लिया और अब उनका दौरा पूर्ण हुआ और वो स्वदेश लौट आए हैं अपने दक्षिण अफ्रीका के 3 दिवसीय दौरे के बाद।
आप देख रहे थे ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री स्वदेश लौटे हैं। G20 सम्मेलन में भाग लेने के बाद अब वो स्वदेश लौट आए हैं। जीवन में किस तरह के परिवर्तन हम कर रहे हैं, उससे ये निर्धारित होता है कि जीवन किस मार्ग पर चलेगा, और इसीलिए आवश्यकता होती है अपने विचारों को सुदृढ़ रखने की। आइए देख लेते हैं आज का सुभाषित और ये जान लेते हैं कि किस तरह से सकारात्मक विचार हमारे जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, हमें शक्ति प्रदान कर सकते हैं और जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। अहितात् प्रतिषेधश्च हिते चानुप्रवर्तनम् व्यसने चापरित्यागस् त्रिविधं मित्रलक्षणम्। अहित से दूर रखना, हित की ओर प्रवृत्त करना तथा विपत्ति में साथ न छोड़ना, ये मित्र के 3 लक्षण कहे जाते हैं। 3 qualities characterize a friend. One who keeps you away from troubles, leads you to something better, and stands by you in a crisis. भारतीय परंपरा में विशेष महत्व है हमारे आचार, विचार और व्यवहार का, और ये भी बताया जाता है कि सनातन धर्म की धरोहर न सिर्फ हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, बल्कि जीवन किस तरह से जीना है वो भी सिखाती है। सनातन धर्म के 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम सम्मिलित है, और इसी को लेकर हमारे वेद उपनिषदों में भी उल्लेख मिलता है। इसी को आधार बनाकर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन और आचार, विचार, वाक व्यवहार में कई तरह के शुद्धता कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। शिष्टाचार के लिए कई दार्शनिक काव्यांश हमारे उपनिषदों में उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी निधि तिवारी की विशेष रिपोर्ट, जो इसमें 33वें उपनिषद में क्या बताया गया है और क्या है इसका महत्व, उन्होंने समझाया है। भारतीय धर्म, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा और सामाजिक कल्याण सहित जीवन के सभी पक्षों के आधारभूत ग्रंथ गणना में वेदों का स्थान अकाट्य है। सभी प्रकार के ज्ञान हो, सभ्यता हो या फिर संस्कृति, सभी के उत्स स्वरूप विषय वेदों में सन्निहित हैं। संहिताबद्ध रूप में प्राप्त वेद अपने अपने विषय वस्तु के अनुसार कालांतर में 4 भागों में विभक्त हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में यजुर्वेद विषय वस्तु की दृष्टि से 2 प्रकार से हमें प्राप्त होता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के रूप में। वेदों की शाखाओं के फलस्वरूप कृष्ण यजुर्वेद भी तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल कठ शाखाओं में परिगणित है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय आरण्यक के 10 प्रपाठकों अर्थात अध्यायों में से 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक के भाग को तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। यह तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली नामक अध्यायों में विभक्त है। इस उपनिषद के शिक्षावल्ली में गुरु उपासना, शिष्य एवं आचार्य संबंधी शिष्टाचार का निरूपण किया गया है, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के आधार स्तंभ के रूप में स्थापित है। शिक्षा भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्कर्ष में अहम भूमिका निभाती है। यही कारण है कि उपनिषद इत्यादि दार्शनिक ग्रंथों में ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति हो या फिर मोक्ष की प्राप्ति, सभी में शिक्षा और उससे संबंधित विषयों को अत्यधिक महत्वपूर्ण बतलाया गया है। दैनिक व्यवहार की बात हो या फिर गुरु शिष्य परंपरा की चर्चा, सभी प्रकार के व्यवहार को बहुत ही सूक्ष्म विधि से इस उपनिषद में बतलाया गया है, क्योंकि आदर्श समाज के निर्माण में व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसी दिशा में व्यक्ति के चारित्रिक निर्माण हेतु कुछ आदर्श वाक्यों का भी उल्लेख करते हुए इस उपनिषद में लिखा है कि मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, नान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि। अर्थात माता और पिता, गुरुजनों और अतिथियों को देवता के समान सम्मान और श्रद्धा देनी चाहिए। इस प्रकार के वाक्यांश आत्मविकास के लिए अत्यधिक आवश्यक माने गए हैं, जो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उपदेश है।
विद्यारंभ संस्कार से लेकर समावर्तन संस्कार के अंतिम क्षण में गुरु शिष्य परंपरा का अद्भुत उदाहरण हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के पोषक ग्रंथ अर्थात तैत्तिरीयोपनिषद में प्राप्त होता है, जहां गुरु शिष्य को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व उपदेश देते हैं कि व्यक्ति को सत्यभाषी और धर्म का आचरण करने वाला और माता पिता अतिथि को देवतुल्य मानने वाला होना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा के इस प्रकार के दार्शनिक वाक्य निसंदेह एक आदर्श आधार के रूप में व्यक्ति का निर्माण करते हैं। इसी क्रम में तैत्तिरीयोपनिषद के शिक्षावल्ली का महत्व व्यक्ति की शिक्षा नीति और नैतिक आचरण में महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति के आत्मज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करता हुआ उन्हें अपने सारगर्भित दार्शनिक वाक्यों से अभिषिक्त करता है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। हमारे वेदों और उपनिषदों में निहित ज्ञान जीवन रक्षक सिद्ध होता है, कठिन परिस्थितियों में सही मार्ग प्रशस्त करवाता है और साथ ही जीवन को किस मार्ग पर ले जाना है, किस दिशा में जाना है, इसका ज्ञान भी हमें देता है। जिस प्रकार सुरक्षा कवच हमारे जीवन की कई तरह की समस्याओं को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार स्वास्थ्य की बात करें तो हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। लेकिन फिर भी यदि जब हम बीमार हो जाते हैं तो रोग को दूर करने के लिए उपयोगी होती हैं दवाएं, लेकिन जब दवाएं बेअसर होने लगें तो एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 18 से 24 नवंबर तक वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक यानी विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक गंभीर अवस्था है जिसमें दवाएं बेअसर होने लगती हैं या उनका असर कम होने लगता है। ऐसे में जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसके रोग को ठीक करने में कई तरह की जटिलताएं आती हैं। कितना बड़ा खतरा है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और कैसे इसकी संभावना को कम किया जा सकता है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। किसी भी स्थिति में बीमार होने पर दवाएं हमारे लिए जीवन रक्षक साबित होती हैं। लेकिन जरा सोचिए, यदि ये दवाएं असर करना बंद कर दें या इनका असर कम होने लगे तो ये स्थिति है एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसके कई कारण हो सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 18 से 24 नवंबर के बीच मनाया जाता है विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह यानी वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक। ग्लोबली देखा गया है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का लेवल है इन पैथोजेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस, जिनके कारण हमें बहुत सारी इन्फेक्शंस होती हैं, उनमें रेजिस्टेंस का लेवल बहुत हाई हो गया है। तो WHO के माध्यम से हम हर साल वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक मनाते हैं। हर साल ये 18 नवंबर से 24 नवंबर तक ऑब्जर्व किया जाता है और इसका पर्पज़ ये है कि आम जनता में और डॉक्टर्स में और जो भी बाकी का लोग हैं जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हैं, इनमें एक जागरूकता पैदा की जाए एंटीबायोटिक यूज़ के बारे में कि कैसे ये रिसोर्स जो है एक लिमिटेड रिसोर्स है एंटीबायोटिक का और इसको हम ध्यान से और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करें। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वो स्थिति है जब सूक्ष्म जीवी जैसे जीवाणु, वायरस, फंगस या अन्य परजीवी आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण उन दवाओं से प्रतिरोधी हो जाते हैं जिनसे पहले वो प्रभावित हुआ करते थे। दवाओं के बेअसर होने के कई कारण हो सकते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक प्रयोग, स्व इलाज करना, एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक प्रयोग, बिना डॉक्टरी परामर्श के दवा लेना, दवा की पूरी खुराक न लेना या इलाज बीच में ही बंद कर देना, इन सभी कारणों से धीरे धीरे दवाओं का असर कम होने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ एस्टीमेट्स आए हैं जिनके हिसाब से ये पता चलता है कि हर साल
ऑलमोस्ट 5 मिलियन इन्फेक्शंस होती हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण। ये बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो हमारा HIV के रिलेटेड नंबर है या TB के रिलेटेड नंबर है। जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है तो उसमें जो पेशेंट है उसको जो इन्फेक्शन होती है उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो द पेशेंट इज स्पेंडिंग मोर टाइम इन अ हॉस्पिटल, उसको ट्रीटमेंट में ज़्यादा खर्चा होता है और कई बारी पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता और पेशेंट की कम्प्लीटली इन्फेक्शन रिकवर नहीं होती। इन दैट केस पेशेंट बहुत केसेस में अपनी लाइफ भी खो देता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एंटीबायोटिक्स की इम्पोर्टेंस को समझें। दवाएं संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के लिए प्रभावशाली होती हैं। यदि उचित तरीके से लिए जाएं तो जीवन बचा सकती हैं। लेकिन दवाओं यानी एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट भी होते हैं। व्यक्ति के संक्रमित होने पर रोगाणु शरीर में अपनी संख्या बढ़ाते हैं। रोगाणु संक्रमण के तेजी से बढ़ने और लक्षण दिखाने से पहले शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र सामान्य तौर पर इन्हें नष्ट कर सकता है। हमारे पास विशेष श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो हानिकारक रोगाणुओं पर आक्रमण करती हैं। कभी कभी ये रोगाणु संक्रमण को गंभीर कर देते हैं, तब एंटीबायोटिक दवाओं की सहायता लेनी पड़ती है जो बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं और उनके विकास को धीमा करते हैं। दवाओं का अत्यधिक और अनावश्यक प्रयोग इसके प्रभाव को कम करता है और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कारण बनता है, जिसकी वजह से कोई भी संक्रमण या बीमारी होने पर उसका उपचार मुश्किल हो जाता है। रोगी को अधिक समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है, इलाज का खर्च बढ़ता है और बहुत से मामलों में संक्रमण को ठीक करना मुश्किल हो जाता है और रोगी के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। सबका योगदान जब तक नहीं होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का समाधान नहीं होगा। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो हमें एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि हमें कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम करना है। डॉक्टर्स का एक अपना योगदान है जिसमें कि वो बिना जांच कराए या बिना जो सिम्टम्स हैं उनकी अच्छे से जांच किए पेशेंट को बार बार एंटीबायोटिक ना दें। पेशेंट जाके डॉक्टर को डिमांड ना करे कि मुझे एंटीबायोटिक दो, या पेशेंट जाकर अपने आप एंटीबायोटिक ना खरीदे और उनका सेवन ना करे। सैनिटेशन, हाइजीन, जिसको हम साफ सफाई और क्लीनलीनेस कहते हैं, उसको इम्प्रूव करना है। हमें वैक्सीन्स को लेना है ताकि हमारी इन्फेक्शंस कम हो, और जब कभी लगे कि इन्फेक्शन हो गया है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें कि ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हमारे रिसर्च की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में। यदि आप भी एंटीबायोटिक्स दवाओं का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के करते हैं, अपने आप करते हैं या फिर इलाज पूरा नहीं लेते, तो जान लीजिए कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खतरे को बढ़ा सकता है। अगली बार एंटीबायोटिक या किसी भी अन्य दवा का प्रयोग करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दवाओं का उपयोग सिर्फ तब करना चाहिए जब उसकी आवश्यकता है, और उससे भी बेहतर स्थिति ये है कि इनका उपयोग करने की स्थिति ही ना आए, अर्थात स्वास्थ्य ठीक रहे। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से योगी क्रियाएं करने की। आइए चलते हैं हमारे योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा जी के पास और जान लेते हैं कुछ ऐसे योगासन जो शरीर में ऊर्जा की वृद्धि करते हैं, ऊर्जा का संचार बेहतर करते हैं। स्वास्थ्य तो ठीक है, तबीयत तो ठीक है, सब अच्छा है, पर बस ऐसा लग रहा है जैसे शरीर गिरा गिरा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का में ऊर्जा ही नहीं बची है। बहुत सरल से अभ्यास इंस्टेंटली आपके शरीर में प्राण शक्ति के प्रवाह को, ऑक्सीजन के प्रवाह को, रक्त के प्रवाह को बढ़ा देने वाले अभ्यास, और ये वो अभ्यास हैं जो एकदम से आपको ऊर्जा देने वाले अभ्यास हैं। गुणिका गति को करने के लिए अगर आप इस तरह से पद्मासन लगा सके तो बहुत अच्छा है, पर सब लोगों से नहीं लगेगा, तो फिर आप ऐसे अर्ध पद्मासन में आ जाइएगा। अर्ध पद्मासन भी नहीं अगर हो तो इस तरह से चौकड़ी मार करके भी बैठ सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखें कि जिनको सीवियर बैक पेन, सीवियर लोअर बैक पेन या लंबर पेन है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सब लोग कर सकते हैं।
तो इस स्थिति में आना, अपनी दोनों हथेलियों से अपने दोनों घुटनों को पकड़ लीजिए। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, यानी यहाँ हम माथे को ऐसे छू सकते हैं, पर नहीं, ये नहीं करना, सिर्फ यहीं तक रहना, कंफर्टेबल, इजी। यहाँ आकर आप बाईं साइड, पीछे जितना जा सकते हैं, दाईं ओर, और फिर से आगे। ये पूरा चक्र हो गया एक। फिर एंटी क्लॉकवाइज, दाईं ओर, पीछे, बाईं ओर, आगे, और पूरा एक चक्र। ऐसा जब आप 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर ले, तो गर्दन को उठाते हुए, सीना उठाते हुए वापस कमर को सीधा करें। है आसान सा काम, और सिर्फ आसान सा काम नहीं है, ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपको एक ही समय में ऊर्जा भी देगा और रिलैक्सेशन भी देगा। जल का सेवन कीजिए, दिन में एक बार नींबू पानी जरूर पीजिए। ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी को खत्म करता है और आपके अंदर इंस्टेंट एनर्जी लेकर के आता है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि 4 से 5,000 स्टेप्स, इतना नहीं, शुरू में 2 से 3,000 स्टेप्स, जितना शरीर की क्षमता है, घर के अंदर ही थोड़ा थोड़ा वॉक जरूर करते रहें। शरीर को एक ही जगह पर बिठा करके ना रखें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते। योग द्वारा मन शांत होता है, शरीर में ऊर्जा आती है और जीवन बेहतर बनता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान भी हमारे जीवन से अंधकार को दूर करता है, अज्ञानता को दूर करता है और जीवन का बेहतर मार्ग हमें दिखाता है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषाम् अपि अभिनंदनम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत शिक्षण के क्रम में आज हम सर्वनाम पदों की षष्ठी विभक्ति के पुल्लिंग पदों का सरल वाक्यों के साथ अभ्यास करेंगे। यदि हमें कहना हो उसका घर, तो संस्कृत में कहेंगे तस्य गृहम्। तस्य गृहम्, तस्य अर्थात उसका, और यह पुल्लिंग प्रयोग है, यह हमें ध्यान रखना है। यदि कहना हो इसका घर, तो कहेंगे एतस्य गृहम्। एतस्य गृहम्। वाक्य यदि हो उसके पिता, तो कहेंगे तस्य जनकः। तस्य जनकः। और यदि कहना हो इसके पिता, तो कहेंगे एतस्य जनकः। एतस्य जनकः। इसका काम, तो कहेंगे एतस्य कार्यम्। एतस्य कार्यम्। उसका काम यदि यह वाक्य हो, तो कहेंगे तस्य कार्यम्। तस्य कार्यम्। उसकी आवाज यदि यह वाक्य हो, तो कहेंगे तस्य ध्वनिः। तस्य ध्वनिः। और यदि कहना हो इसकी आवाज, तो कहेंगे एतस्य ध्वनिः। एतस्य ध्वनिः। उसकी कार, संस्कृत में कहेंगे तस्य कारयानम्। तस्य कारयानम्। और यदि यही प्रश्न बनाना हो, तो पूछेंगे किसकी कार। यहाँ पुल्लिंग पद में प्रयोग होगा कस्य कारयानम्। कस्य कारयानम्। यदि वाक्य हो उसका पेन, तो कहेंगे तस्य लेखनी। तस्य लेखनी। और वाक्य हो इसकी पेंसिल, तो कहेंगे एतस्य अंकनी। एतस्य अंकनी। ध्यान रखिए, पेन के लिए हमने प्रयोग किया शब्द लेखनी और पेंसिल के लिए अंकनी। आइए अब बढ़ते हैं आगे। यदि पूछना हो किसका फोन, तो पूछेंगे कस्य दूरभाषा। कस्य दूरभाषा। यदि वाक्य हो उसकी राशि, तो कहेंगे तस्य राशिः। तस्य राशिः। कहना हो इसकी राशि, तो बोलेंगे एतस्य राशिः। एतस्य राशिः। उसकी पुस्तक, तो कहेंगे तस्य पुस्तकम्। तस्य पुस्तकम्। यदि यही प्रश्न बनाना हो, तो पूछेंगे कस्य पुस्तकम्। कस्य पुस्तकम् अर्थात किसकी पुस्तक। और उत्तर में यदि कहना हो कि इसकी पुस्तक, तो उत्तर देंगे एतस्य पुस्तकम्। एतस्य पुस्तकम्। मित्रों, कस्य, तस्य, एतस्य,
इन 3 पदों के सहारे आप अनंत वाक्यों की रचना कर सकते हैं। जिन पदों के संस्कृत नाम आपको न पता हो, जैसे उसके स्पेक्स, इसकी पेनड्राइव इत्यादि, इसके लिए आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्स पर आपके उत्तर लिखने में समर्थ होंगे। अब यदि यही कहना हो कि किसका प्रश्न तो क्या वाक्य बनेगा, यह आप ही हमें कमेंट के द्वारा बताएं और करते रहें संस्कृत का बोल बोल कर अभ्यास। इसी परामर्श के साथ शुभम कामयमानः नौमि सर्वान् संस्कृताभ्यासकर्तॄन्। नमो नमः। ज्ञानी वो नहीं होता जो बहुत सी बातें जानता है, ज्ञानी होता है वो जो काम की बातें जानता है। हम जीवन में कई बार अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। इसका जीवन हमसे अच्छा है, उसके पास बहुत कुछ है। इस तुलना के खेल में मत उलझिए, क्योंकि इस खेल का कोई अंत नहीं होता। जहाँ तुलना का आरंभ होता है वहीं आनंद और अपनेपन का समापन हो जाता है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका किरदार जितना अच्छा आप निभा सकते हैं, आपसे अच्छा कोई और नहीं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।